मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है बच्चों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को स्टार्ट करने से पहले जो है वो हमें कुछ बातों का जानना जरूरी है। चर, यहाँ पे चर एक वर्ड आया है, तो चर राशियाँ क्या है, अचर राशियाँ क्या है, ये हम पहले के भी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो चर राशियाँ कौन सी होती हैं बच्चों, जो x, y, z हैं, ये हमारी चर राशियाँ कहलाती। अचर राशियाँ आ से अंक, आ से अचर, भूलिएगा नहीं। 3, 5, 8 जितने भी अंक हैं वो हमारे क्या हैं, अचर हैं। चर राशियाँ x, y, z हो गई। अचर जो है x, y, z, t, s कुछ भी ले सकते हैं बच्चों। और आ से अंक, आ से अचर, तो ये हमारे पास चर और अचर राशियों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अब यहाँ पर बात आ रही है रैखिक समीकरण की। तो रैखिक समीकरण हम लोगों ने बच्चों पढ़ा है, रैखिक 2x + 3 है जैसे, ठीक है, = 0। तो ये हमारा क्या है, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्यों है, क्योंकि इसमें जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 1 है। अधिकतम घात 1 जो है वो उसको लिखा नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पर खाली 2x + 3 = 0 है। तो ये हमारा एक रैखिक समीकरण होगा जहाँ पर किसी भी चर राशि की मैक्सिमम पावर जो है वो 1 होगी। तो ऐसे समीकरण को क्या कहेंगे बच्चों, रैखिक समीकरण कहेंगे। अब आगे चर्चा आ रही है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर से तात्पर्य है कि हमारे पास दो चरों का होना जरूरी है। तो ये तो भी हमारे पास एक चर है इस समीकरण में, ध्यान दीजिए बच्चों, केवल x यानी एक ही चर है, ठीक है। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास दो चर होने चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है 2x + 3y = 7, ठीक। अब ये क्या है बच्चों, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण है। इसमें दो चर राशियां हैं, कौन कौन सी हैं, x एक चर राशि है, दूसरी चर राशि y है, ठीक है। तो ये दो चरों वाला है, और चूंकि यहाँ पर जो x और y है उसकी अधिकतम घात कितनी है बच्चों, 1 है, इसलिए ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आया बच्चों, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण किस तरीके का होगा, ये हो गया, ठीक है। तो अगर हम मानक रूप की बात करें, अगर कि कैसा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है, तो ax + by + c = 0। ये क्या है बच्चों, हमारे पास रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का क्या है, ये मानक रूप है, ठीक है। मानक रूप कैसा होता है, ax + by + c = 0। यहाँ पर बच्चों एक शर्त भी है। क्या शर्त है हमारे पास, कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चों b का मान भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a = 0 हो जाएगा तो हमारे पास x वाला पद भी समाप्त हो जाएगा, तो ये एक चर वाला समीकरण हो जाएगा। अगर b का मान 0 हो जाता है तब भी हमारे पास केवल एक मान बचेगा, a का मान ax + c बचेगा, यानी ये एक चर वाला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a और b दोनों के मान जो हैं वो शून्य नहीं होने चाहिए, तब ये समीकरण ax + by + c = 0 के रूप का समीकरण हमारा क्या कहलाता है बच्चों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। ये इसका क्या है, मानक रूप है, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम, जो हमारा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म जो वर्ड आया है, युग्म का तात्पर्य होता है जोड़ा। युग्म मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ा, ठीक है। तो यानी हमारे पास दो रैखिक समीकरण होंगे, ठीक। दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण का जोड़ा अगर होगा तो वह हमारा जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों हमारे पास 2x + 3y = 5 एक समीकरण दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, मान लीजिए 4x - 6y = -10 दिया है। तो ये हमारे पास जो है वो, पहली बात तो पहला समीकरण हमारा कैसा है, वो दो चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा समीकरण कैसा है, यह भी हमारे पास दो चरों वाला रैखिक समीकरण है, और चूंकि दो है हमारे पास, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म कहलाएगा। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म किसे कहा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर।
बच्चों, अगर कोई स्थिति दी हुई है जैसे 5 पेंसिल व 7 पेनों का मूल्य 70 रुपये है तथा इसी तरह की 4 पेंसिल व 3 पेनों का मूल्य 30 रुपये है, इस स्थिति को बीजगणित रूप में व्यक्त करें। अगर दिया हुआ है तो इसे हम जो है कैसे व्यक्त करेंगे। तो 5 पेंसिल, तो मान लिया हमने पेंसिल की जगह क्या मान लिया हमने कि पेंसिल को हमने x मान लिया और पेन को हमने बच्चों क्या मान लिया है, y मान लिया है। तो इसे अगर हम बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है तो 5 पेंसिल यानी 5x व 7 पेन यानी 7y, ठीक है, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 70 दिया। तो ये हमारे पास एक जो है समीकरण प्राप्त हो गया। इसी तरीके से बच्चों दिया हुआ 4 पेंसिल यानी 4x हो गया प्लस 3 पेन यानी 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास में ये 2 समीकरण प्राप्त हो गए और जो ये दी गई स्थिति है इसको हम लोगों ने बीजगणित के रूप में व्यक्त कर दिया है। तो समझ में आया। इस जो ये हमारी प्रश्नावली है स्टार्ट करने जा रहे हैं 3.1 प्रश्नावली बच्चों। तो इसमें इसी तरीके से बीजगणित के रूप में व्यक्त करना है, साथ ही साथ उनका जो है ग्राफीय निरूपण भी करना हम इस प्रश्नावली में सीखेंगे। आइए बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.1 की ओर। प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है बच्चों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें देखिए आफताब अपनी पुत्र से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और 3 वर्ष बाद जो है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे हमें बच्चों बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूँकि आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि आफताब की वर्तमान आयु जो है वो x वर्ष है और पुत्री की क्या मान लिया हमने, y वर्ष। तो माना आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व ना, तो 7 वर्ष पूर्व पहले हम दोनों की आयु निकाल लेंगे बच्चों। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की क्या कितनी आयु होगी, x माइनस 7, x थी 7 वर्ष पहले यानी x माइनस 7 वर्ष हो जाएगी। और पुत्री की कितनी हो जाएगी बच्चों, पुत्री की आयु हो जाएगी y माइनस 7। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि 7 वर्ष पूर्व आफताब कह रहा अपनी बच्ची से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी 7 वर्ष प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, जो आफताब की आयु है वो 7 गुनी थी पुत्री की आयु से। तो यानी कि आफताब की आयु कितनी है, x माइनस 7। अब ये 7 गुनी है, पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस 7। ये 7 गुना है किससे, पुत्री की आयु से, 7 वर्ष पूर्व लिखा हुआ है। तो अगर हम इसमें पुत्री की आयु में 7 का गुणा कर देंगे तो इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, बराबर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 गुणे 7 करेंगे 49 आ गया। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास में x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और ये इस तरफ जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। यानी x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 49 में से 7 गया 42 आ गया और यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का निशान लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसके बाद और कुछ भी कह रहा है प्रश्न कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी, x प्लस 3 हो जाएगी। बाद में कुछ बात बता रहा है ना, तो x प्लस 3 हो जाएगी। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों, पुत्री की आयु हो जाएगी y प्लस 3। अब ये प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष बाद
मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी इसकी आयु जो है ये तिगुनी हो जाती है इसकी आयु से। यानी हमारा एक समीकरण और बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पर यक्स प्रश्नानुसार हम लिखेंगे क्या कि यक्स प्लस 3, यानी जो ये 3 वर्ष बाद आपकी आयु जो है वो पुत्री की आयु क्या है? y प्लस 3 की 3 गुनी है। अब यहाँ पे 3 गुनी है मतलब कि जब हम यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आयु क्या हो जाएंगी बच्चों? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आया ना? जो प्रश्न कह रहा है बस कुछ नहीं किया है, प्रश्न की शर्तों के अनुसार जो है हम लोगों ने किया है। अब यहाँ x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3y प्लस 3 त्रिकाई 9, तो x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9 माइनस 3, यानी x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। ये हमारे पास दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों? तो अब समीकरण 2 जो है हमारे पास में प्राप्त हो गए हैं। कौन कौन से प्राप्त हो गए हैं? कि पहला समीकरण हमारे पास में है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा समीकरण है x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारे पास में 2 समीकरण प्राप्त हुए हैं। अब इसमें पूछा है, ये तो हम लोगों ने इसका गणितीय निरूपण तो कर दिया बच्चों, तो इसके बाद लिखा ग्राफीय निरूपण करने के लिए। तो जो ये समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक, ये एक समीकरण था हमारा और ये समीकरण नंबर 2 है। इनमें जो है वो हम x और y के अलग अलग मान रखेंगे। ठीक, तो जब एक्स वाई के अलग अलग मान रखने का तात्पर्य है कि एक्स का मान रखेंगे तो वाई का हमें अलग मान प्राप्त होगा। इसी तरीके से वाई का दूसरे समीकरण में भी यही प्रक्रिया करेंगे। एक्स और वाई का मान रखने पर किसी भी एक का मान रखेंगे तो दूसरे का मान आपको प्राप्त हो जाएगा समीकरण से। बच्चों, जो ये पहला समीकरण है, अब हम इसमें यक्स एक टेबल हमारे पास बनेगी पहले समीकरण के लिए भी, उसी तरीके से दूसरे समीकरण के लिए। ठीक है, तो यहाँ हमारा यक्स है, यहाँ हमारा वाई। ठीक, अब यहाँ पर पहले समीकरण में हम अगर x की जगह मान लीजिए हम लोग लेते हैं 0, तो y का मान देखते हैं कितना प्राप्त होता है। x की जगह मान लीजिए 0 लिख गया तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 रखा, 7 माइनस 7y बराबर माइनस 42 आ गया बच्चों। तो y बराबर क्या आ जाएगा? 7 का भाग जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 छंग 42, यानी y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में बच्चों 6 प्राप्त हो जाएगी। उसी तरीके से बच्चों मान लीजिए एक और कोई मान रखना हमें, तो यहाँ मान लीजिए हमने x की वैल्यू 14 ले ली। अब x की वैल्यू 14 ले ली हमने, तो यहाँ पर 14 रखा है हमने, तो ये यहाँ इस तरफ जाएगा बच्चों, तो प्लस में हो जाएगा, 14 इसमें से घटेगा तो आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ पे मान अलग से आप हल करके देख लीजिए, रफ वर्क रहेगा आपका। यहाँ पर x की जगह 14 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 आ गया। ठीक है, तो 7y माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42 माइनस 14। ठीक, जुड़ जाएगा, 4 2 6 और ये माइनस 4 1 5। ठीक, और 7y बराबर कितना आ जाएगा? 56 बटे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 56 बटे माइनस 7, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे अब y का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब यही टेबल, यही काम हमें बच्चों क्या करना है, एक दूसरे टेबल बनेगी दूसरे समीकरण के लिए बनेगी बच्चों। तो इस समीकरण के लिए, समीकरण 2 के लिए x का मान लेंगे और उसी तरीके से यहाँ पे x और y। ठीक, अब हमने मान लीजिए x का मान जो है ये दूसरे समीकरण के लिए x का मान हमने ले लिया 6 ले लिया, तो 6 रख देंगे यहाँ पे, हल करके देखेंगे, रफ वर्क कर लीजिएगा बच्चों। 6 माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6, तो माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 6 माइनस 3y इक्वल टू 6 इधर जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर 0 आएगा y का मान। ठीक है, यहाँ पे घटेगा, 6 में 6 गया, 0 आएगा। अब यहाँ पर एक और मान लेना है बच्चों। मान लिया बच्चों हम लोगों ने x की जगह 12 लिया। ठीक है, ये अपने मन से लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे 12 लिया, माइनस 3y इक्वल टू 6 आ गया, तो माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 12, तो माइनस 3y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने जब 12 लिया था तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 2 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेबल जो है वो प्राप्त हो गई है। ये रफ वर्क है, इसको आप रफ वर्क के रूप में कीजिएगा। अब हमने पहले समीकरण के लिए एक टेबल निकाल लिए, दूसरे समीकरण के लिए भी एक टेबल निर्देशांक जो है x y के निकाल लिए हैं। अब इनका हमें क्या करना है? ग्राफीय निरूपण करना है। तो चलिए आइए देखते कैसे करेंगे।
बच्चों इस तरीके से हम जो है ग्राफीय निरूपण के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेके चलेंगे और ये इसका क्या है, मूल बिंदु है। इसमें जो है हम निशान लगा लेंगे 10-10 की दूरी पे, 10, 20, 30 हो गया, 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -10 हो जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों वाई पे भी हम निशान लगा लेंगे, वाई अक्ष पर भी। तो ये हमारा हो गया वाई अक्ष पे, मान लीजिए हमारा यहाँ से लेके चले 2 और ये यहाँ तक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर वाई अक्ष पे भी हमारा निशान हो गया, यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ हो गया ये इसका 20। ठीक, अब यहाँ पर बच्चों हमें क्या लेके चलना है, जो दिया है पहला x बराबर 0, तो x का मान 0 कहाँ पे होगा, इस बिंदु पे ही होगा। और y इक्वल टू क्या दिया है, 6, तो y अक्ष पे जो है 6 कहाँ पे आएगा, लगभग मान लीजिए बच्चों यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट होगा ये, x की जगह क्या हो गया 0 और कॉमा y की जगह 6, ये हमारा निर्देशांक ये निरूपित हो गया। ठीक, 0 6 समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से यहाँ निरूपित किया गया है। अब दूसरा है x की जगह 14, मतलब x का मान 14 है और y की वैल्यू 8 है। तो x की जगह 14 मतलब यहाँ 10 से 20 के बीच की दूरी ये है, 14 मतलब आधे से थोड़ा सा कम, यानी यहाँ लगभग यहाँ इसको बढ़ाएंगे हम आगे। और y का मान कितना है बच्चों, 8 है। ठीक, तो 8 मतलब कि यहाँ 6 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी यहाँ के लगभग होगा। ठीक, यहाँ पे ये थोड़ा 6 थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये मान लीजिए हमारा 6 है, ये वाला निर्देशांक 0-6 है और यहाँ पे लगभग होगा 8। तो यहाँ 8 जो है ये यहाँ मान लीजिए 14 है। ठीक, ये यहाँ से 14 हो गया, ये वाला सीधा वाला बिंदु हो गया और यहाँ पर इसका 8 मतलब यहाँ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बिंदु हमें प्राप्त होगा। इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, 14,8। एक्स की वैल्यू 14 है यहाँ पे और वाई की वैल्यू कितनी है, 8 है। ठीक, तो ये दो बिंदु हमें मिल गए हैं। इनको मिलाती हुई जो है वो एक हम रेखा खींचेंगे। ठीक, तो ये जो रेखा प्राप्त होगी, ये जो हमारी रेखा प्राप्त हो रही है ना, तो ये समीकरण यक्स, ये कौन सा समीकरण था, x - 7y = -42 को निरूपित करेगी। समझ में आया बच्चों, x - y = -42 को ये जो ग्राफीय निरूपण इसका हो गया। अब इसी तरीके से बच्चों हमें दूसरा करना है। x की वैल्यू क्या दी हुई है, 6, तो यहाँ पर x का मान 6, x अक्ष हमारा ये है, यहाँ पर 6 लगभग यहाँ पे आएगा, ये 6 हो गया। और y की वैल्यू क्या दी हुई है, 0, तो 0 तो यानी यहाँ यहीं पे बिंदु ही यही होगा, यानी इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,0। ठीक, अब इसके बाद एक और बिंदु दिया हुआ है 12 और 6। x का मान कितना है बच्चों, 12, y का मान है 2, तो 12 जो है वो लगभग हमारे पास कहाँ आएगा, यहाँ के लगभग आएगा 12 और 2 यानी यहाँ पर इसके नीचे यहाँ होगा, यानी यहाँ के लगभग जो है एक बिंदु और आएगा हमारे पास में। ये इसकी निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x की जगह 12 और y की जगह 2। तो ये दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु। इन दोनों को मिलाती हुई जो है हम एक रेखा खींचेंगे। तो ये जो इन दोनों को मिलाते हुई जो रेखा जा रही है बच्चों, ठीक है, और इसको भी मिलाती हुई जो रेखा से आगे मान लीजिए आगे बढ़ा दिया है, तो ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, ये इनका ग्राफीय निरूपण हो गया। ये दो बिंदु थे हमारे, ये किस रेखा का ग्राफीय निरूपण है, x - 3y = 6, दूसरे वाले जो समीकरण का ग्राफीय निरूपण है। तो ग्राफीय निरूपण समझ में आ गया बच्चों, क्या करना है, x अक्ष लेना है, y अक्ष लेना है और जो हम लोगों ने ये निर्देशांक प्राप्त किए हैं उनके बिंदुओं को रखना है और उनको मिलाती हुई रेखा खींचनी है। तो इस तरीके से ये जो है इन दोनों समीकरणों का जो है वो ग्राफीय निरूपण हो गया। प्रश्न नंबर 1 जो है बच्चों यहीं पर समाप्त हुआ। और आज के लिए बच्चों इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बच्चों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहे बच्चों। दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए, वो भी इसका लाभ ले सकें। धन्यवाद बच्चों।